हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम इस वीडियो में बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट की बात करेंगे, जैव विविधता प्रवणता की बात करेंगे। स्पीसीज रिचनेस और बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स टू द ट्रॉपिक्स फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स, ऑफन रेफर्ड टू एज द बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट और लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट LDG। वास्तव में बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट या हम जैव विविधता प्रवणता किसे कहते हैं उसको समझने से पहले जरा हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हमारी पृथ्वी जो है वो एक गोल है, गोल आकृति की जो हमारा ग्रह है वो राउंड शेप है। तो जब हम इसे मध्य से दो भागों में बांटते हैं तो वहाँ पर इक्वेटर आ जाता है, विषुवत रेखा आ जाती है। ऊपरी भाग को हम देखते हैं तो उसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी अर्धगोलार्ध कहते हैं, और निचले भाग को हम दक्षिणी अर्धगोलार्ध कहते हैं। इनके जो सिरे होते हैं उन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी अर्धगोलार्ध के सिरे को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं या साउथ पोल कहते हैं। इन्हें क्रमशः नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी कहा जाता है। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट की बात करते हैं, यहाँ पर मैं शब्द इंग्लिश में यूज़ करूँगा, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट ज़्यादा उचित शब्द है। हम इसे यूँ समझ सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट में कि हम जैव विविधता की एक ढाल के रूप में ऊपर से नीचे आने की जो प्रवृत्ति है, जो नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा की ओर या दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने की जो प्रवृत्ति है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि वास्तव में बायोलॉजिकल ग्रेडियंट क्या है। हम अगर पूरी अर्थ पर अगर हम स्पीसीज को देखें, जैव विविधता को देखें, तो ये पाया गया है कि जातियों की अधिकता या जैव विविधता ध्रुवों से ट्रॉपिक्स की ओर, अर्थात ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जब हम चलते हैं तो चाहे वो समुद्र हो, मेराइन जातियां हों, चाहे वो टेरेस्ट्रियल स्थलीय जातियां हों, उनकी विविधता में, उनकी संख्या के अंदर, उनके प्रकारों में, उनके टाइप में वृद्धि होती है। यानी आसान शब्दों में अगर कहें तो ध्रुवों में जैव विविधता कम पाई जाती है, कम प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक्स की ओर आते हैं, जैसे जैसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं, तो जातियों की विविधता बढ़ती जाती है, जातियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसका जो दूसरा नाम दिया गया है वो है लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, LDG। अगर इस हिंदी में से हमें कहें तो हम इसे कह सकते हैं अक्षांशीय विविधता प्रवणता कह सकते हैं। तो आसान सी बात है कि वास्तव में इकोलॉजी में जब हम जैव विविधता को पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर जातियों का वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो जब हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर या ट्रॉपिक्स की ओर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि पोल से ट्रॉपिक्स की ओर जातियों में जैव विविधता बढ़ती है, अर्थात जातियों की विभिन्नता बढ़ती है। भिन्न भिन्न स्पीसीज, भिन्न भिन्न जीनस, भिन्न भिन्न फैमिलीज, ये सब हमें टॉपिक्स पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर हम इसकी तुलना पोल से करें, ध्रुवों से करें। ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम प्रकार की जातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। Explaining the latitudinal diversity gradient has been called one of the great contemporary challenge of biogeography and macroecology। अगर हम इस लैटिट्यूडिनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट की बात अगर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये आज के समय में जो बायोजियोग्राफी के जो साइंटिस्ट हैं, जो मैक्रो इकोलॉजी जो हमारी है, जो सूक्ष्म पारिस्थितिकी जो है, जो हमारा जैव भूगोल है, उनके पढ़ाने वालों के लिए, उन पर रिसर्च करने वालों के लिए एक चैलेंज है। उनके सामने एक ये चैलेंज है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें कि जातियां की जो विविधता है वो ध्रुवों से टॉपिक्स की ओर बढ़ती है। देयर इज लैक ऑफ कंसेंसस अमंग इकोलॉजिस्ट अबाउट द मैकेनिज्म अंडरलाइंग द पैटर्न एंड मैनी हाइपोथेसिस हैव बीन प्रपोज्ड। जो हमारे पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं उन पर आपसी सहमति नहीं बन रही है इस बात को लेकर के कि
पोल से अगर हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो ये जैव विविधता बढ़ने का मैकेनिज्म क्या है, ये किस प्रकार से बढ़ती है, इसकी विधि क्या है, आखिर ये क्यों पोल से लेकर के ट्रॉपिक क्षेत्र के अंदर हमें जो विविधता वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके लिए बहुत सारी परिकल्पनाएं, बहुत सारी हाइपोथेसिस भिन्न भिन्न इकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। Understanding the global distribution of biodiversity is one of the most significant objective for the ecologist and biogeographers. तो अगर हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखें, अगर हम पूरे विश्व के अंदर जैव विविधता के वितरण की अगर हम बात करते हैं तो उसको रिसर्च करने वाले, उस पर अध्ययन करने वाले जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं या बायोजियोग्राफर हैं, जो जैव भूगोलवेता जो हैं, वो उनका मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि वो इस बात को समझें कि बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट क्या है और ये कैसे काम करता है, या इसके विधि क्या है कि किस प्रकार से जातियाँ पोल से लेकर के ट्रॉपिक्स तक उनमें विविधता जो है वो बढ़ती जाती है। This understanding is essential for applied issues of major concern to humankind, such as the spread of invasive species, control of disease and their vectors, and the likely effects of global climate change on the maintenance of biodiversity. हमें ये जो बायोलॉजिकल ग्रेडियंट है, जो जातियाँ पोल से लेकर के ट्रॉपिक्स तक जो विविधता बढ़ रही है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक अप्लाइड इशू है, यानी हम इसे कह सकते हैं कि अगर हम इसको समझ लेते हैं तो ये ह्यूमन काइंड के लिए, मनुष्यों के लिए एक बहुत ही अच्छी रिसर्च हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि जो इन्वेसिव स्पीसीज़ हैं, जो बाहर से आने वाली जातियां हैं, वो किस प्रकार से वितरित होती हैं, जो पादपों में होने वाले रोग हैं उनको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और उन रोगों को करने वाले जो सूक्ष्मजीवी हैं या जो कारक हैं उन रोगों को करने वाले वो कैसे वितरित होते हैं। एंड इसके साथ साथ जो आजकल क्लाइमेट चेंज का जो एस्पेक्ट्स चल रहा है, जलवायु परिवर्तन का जो एस्पेक्ट चल रहा है, उसको समझने में भी आसानी होती है। ये सभी बातें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। ट्रॉपिकल एरियाज प्ले prominent roles in the understanding of the distribution of biodiversity, as their rate of habitat degradation and biodiversity loss are exceptionally high. यदि हमें जैव विविधता के वितरण के बारे में समझना है तो हम ट्रॉपिक्स के अंदर उसे अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें अधिक जैव विविधता जो है मिलती है। तो जहाँ अधिक जैव विविधता मिलती है वहाँ पर हम इसके जो हैबिटेट डिग्रेडेशन है, इसके आवास किस प्रकार से धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी में क्यों लॉस होता जा रहा है, क्यों धीरे धीरे जैव विविधता नष्ट होती जा रही है, या इन क्षेत्रों के अंदर वो उसका जो दर है वो इतनी तीव्र क्यों है, इन सब बातों को समझने में भी अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो ट्रॉपिक क्षेत्र जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो अब हम परिकल्पनाओं की बात करते हैं। जो बायोलॉजिकल ग्रेडियंट्स को समझने के लिए विभिन्न हाइपोथेसिस दी गई हैं, उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले स्पाशियल या एरिया हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम स्थानिक या क्षेत्र परिकल्पना की बात करते हैं। स्पाशियल या एरिया, हम क्षेत्र के संबंध में, एरिया के क्षेत्र संबंध में, यानी स्पाशियल स्थानिक, जहाँ पर जातियाँ, चाहे वो पोल हों, चाहे हम कहें कि वो शीतोष्ण प्रदेश हैं, उप शीतोष्ण प्रदेश हैं, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, या उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उनको लेकर के जो परिकल्पनाएं दी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो क्षेत्र से संबंधित परिकल्पनाओं में 5 परिकल्पनाएं, या हम कह सकते हैं उप परिकल्पनाएं जो हैं वो सम्मिलित की गई हैं। तो देयर आर 5 मेजर हाइपोथेसिस दैट डिपेंड सॉलिडली ऑन द स्पेशल एंड एरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टॉपिक्स। जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 ऐसे परिकल्पनाएं हैं जो स्थानिक हैं, जो स्थानिक या एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ट्रॉपिक्स के जो लक्षण होते हैं वो उन पर निर्भर करती है। इनमें सबसे पहले है मिड डोमेन इफेक्ट। ये डोमेन हम किसे कहते हैं? डोमेन एक क्षेत्र विशेष को कह सकते हैं हम। मिड डोमेन इफेक्ट, तो मिड का मतलब मध्य है, तो मध्य क्षेत्र प्रभाव। सबसे पहले ये परिकल्पना है। ये क्या है? इफ स्पीसीज लैटिट्यूडनल रेंजेस वर रैंडमली शफल्ड विद इन द जियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ
bounded biogeographical domain, species ranges would tend to overlap more towards the center of the domain than towards its limit, forcing a mid-domain peak in the species richness. तो अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं, तो अगर हम किसी अक्षांश पर किसी क्षेत्र की विशेष की बात करें, या हम ऐसे ही रैंडमली किसी क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे वो उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, चाहे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, चाहे शीतोष्ण जो क्षेत्र हैं वो हो, चाहे पोल हो, हम किसी भी अगर ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं, अगर हम उसको लेते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो स्पीसीज रिचनेस है, जो जातियों की अधिकता है, वो उनके केंद्र की ओर अधिक होती है। इसीलिए हम इसे मिड डोमेन इफेक्ट कहते हैं, इसीलिए इसे हम मध्य क्षेत्र प्रभाव कहते हैं। तो जातियों की जो विविधता है वो क्षेत्र विशेष की बात करें, एक तो हमने कहा कि पोल से लेकर के ट्रॉपिक्स तक जो जातियां उनकी जैव विविधता है वो बढ़ती है। दूसरी, हम किसी क्षेत्र में अगर देखें तो वहां विविधता कहाँ ज़्यादा मिलेगी, उसके मिड भाग में, उसके मध्य भाग के अंदर। It is called stochastic phenomenon. The mid-domain effect MDE might contribute to the latitudinal gradient in species richness together with other explanatory factor consider here, including climatic and historical ones. इसे हम stochastic phenomenon भी कह सकते हैं, या हम मिड डोमेन इफेक्ट भी इसको कह सकते हैं। ये मध्य क्षेत्र प्रभाव कहलाता है। ये क्या होता है कि चाहे हम पूरी पृथ्वी की बात करें, तो अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करते हैं तो वो कहाँ हमें मिलते हैं, इक्वेटर के पास, विषुवत रेखा के पास। तो जैव विविधता जो होती है वो हमें केंद्र के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। ये मिड डोमेन इफेक्ट है वो कहलाता है। तो चाहे हम अलग अलग क्षेत्रों को ले लें, अलग अलग बांट करके पढ़ें कि ट्रॉपिकल क्षेत्रों को पढ़ें, सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों को अगर हम पढ़ें, या टेम्परेट क्षेत्रों को हम पढ़ें, उनकी बात करें, या पूरी पृथ्वी की एक साथ अगर हम बात करते हैं, तो केंद्र के अंदर हमें जैव विविधता जो है वो अधिक मात्रा के अंदर मिलती है। वहाँ पर उनका पीक जो है वो देखने को मिल जाता है। इसे मिड डोमेन इफेक्ट कहा जाता है, इसे MDE कहा जाता है। स्पीसीज एनर्जी हाइपोथेसिस, जाति ऊर्जा परिकल्पना। ऊर्जा से हम समझते हैं कि पादपों में अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उनके पास, ग्रीन पादपों के पश्चात जो इस क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हाइपोथेसिस प्राथमिक उत्पादन से संबंधित है। द स्पीसीज एनर्जी हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी सेट्स लिमिट टू द रिचनेस ऑफ द सिस्टम। ये पहली बात ही वो यहाँ पर वो कहते हैं कि जाति ऊर्जा परिकल्पना ये बताती है कि उपलब्ध ऊर्जा की जो मात्रा है वो किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, उसमें जातियों की अधिकता या जातियों की विविधता की लिमिट तय करती हैं कि कितनी जातियां वो हमें वहाँ पर मिलेंगी। तो आसान शब्दों में अगर हम कहें तो प्राइमरी प्रोडक्शन की जो मात्रा है, प्राथमिक उत्पादों की जो मात्रा है, वो ये तय करती है कि किसी सिस्टम के अंदर जैव विविधता किस प्रकार की रहेगी। दस इंक्रीज सोलर एनर्जी with an abundance of water at low latitudes causes increased net primary productivity और photosynthesis। अगर हम देखें जहाँ पर अधिक सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध है, किसके साथ, जल के साथ, और ऐसा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, लोअर लैटिट्यूड्स पर, जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कौन से हो गए, इक्वेटर के पास, क्योंकि इक्वेटर हम देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पे उपस्थित होता है, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे पाई जाती है। तो हम पोल्स की ओर जब बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे 0 से, जैसे हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री तक ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं, 30 से 60 तक जैसे टेम्परेट रीजन जो है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये इन हम अक्षांशों में बांट सकते हैं। तो यदि हम देखें कि जहाँ पर सूर्य की ऊर्जा अधिक उपलब्ध होगी, जहाँ पर जल अधिक उपलब्ध होगा, वहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी अधिक होगी, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अधिक पाई जाएगी। तो ये कहाँ पर हमें मिलता है, ये हमें विषुवत रेखा के नज़दीक मिलता है, ट्रॉपिक्स में हमें मिलता है। तो इसका मतलब जितनी अधिक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी उतनी अधिक जैव विविधता हमें उस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। थीसिस हाइपोथेसिस प्रपोजेस द हायर द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द मोर इंडिविजुअल कैन बी सपोर्टेड एंड द मोर स्पीसीज देयर विल बी इन एन एरिया। तो हम कह सकते हैं कि जहां नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
अधिक होगी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्राथमिक उत्पादन करने वाले जो पादप हैं, वो जो ऊर्जा को आगे स्थानांतरित करते हैं, जो उत्पादों को आगे स्थानांतरित करते हैं, हम उसको कहते हैं। तो जितनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी उतना उसको ग्रहण करने वाले कंज्यूमर्स अधिक होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता अधिक होंगे। जितने प्राथमिक उपभोक्ता अधिक होंगे उतने सेकेंडरी उपभोक्ताओं की मात्रा बढ़ेगी, और जितने सेकेंडरी उपभोक्ता अधिक होंगे उतने टर्शरी या टॉप जो कंज्यूमर्स है उनकी संख्या वहाँ पर, उनके टाइप वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार जहाँ नेट प्रोडक्टिविटी अधिक होती है वहाँ जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। Put another way, the hypothesis suggests that extinction rates are reduced towards the equator as a result of the higher population sustainable by the greater amount of available energy in the tropics. Lower extinction rates leads to more species in the tropics. तो एक तरह से हमें ये हाइपोथेसिस ये भी बताती है कि जहाँ पर भोजन अधिक है वहाँ पर जातियों के विलुप्त होने की संख्या भी कम होती है। वहाँ पर जातियाँ सस्टेनेबल रूप से रह सकती हैं। जब उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है तो वो आपस में कंपटीशन नहीं करती, तो जब कंपटीशन नहीं करेंगी तो माइग्रेट नहीं होंगी, उस क्षेत्र से दूर नहीं जाएंगी, या वो एक दूसरे का शिकार नहीं करेंगी। तो इस प्रकार से जब जाति नेट प्रोडक्टिविटी अधिक होगी तो वहाँ पर भोजन की उपलब्धता अधिक होने से हम ये देख सकते हैं कि जातियों के विलुप्त होने की संख्या भी वहाँ पर कम हो जाती है। तो जब कम जातियाँ विलुप्त होंगी तो वहाँ पर नेचुरल वे में प्राकृतिक रूप से अधिक जैव विविधता हमें देखने को मिलेगी। तो ये हम कहाँ देख सकते हैं? ट्रॉपिकल रीजन के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पर पर्याप्त सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध है, जहाँ पर जल उपलब्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तीसरा है क्लाइमेट हार्शनेस हाइपोथेसिस। तो जलवायु की हार्शनेस, जलवायु का हम कह सकते हैं कि अनुकूल ना होना, उसके बारे में यह परिकल्पना दी गई है। अनदर क्लाइमेट रिलेटेड हाइपोथेसिस इज द क्लाइमेटेड हार्शनेस हाइपोथेसिस। ये जलवायु के एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनुकूल ना होने का एक परिकल्पना है। ये हमें क्या बताती है? विच स्टेट्स दैट द लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट may exist simply because fewer species can physiologically tolerate condition at the higher latitudes than at lower latitudes, because higher latitudes are often colder and drier than the tropical latitudes। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जहाँ पर जातियों के लिए जहाँ पर जलवायु ही अनुकूल नहीं होगी तो वो सर्वाइव कहाँ करेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि उच्च अक्षांशों पर, उच्च लैटिट्यूड्स पर क्लाइमेट, जलवायु जो है वो अनुकूल नहीं होती, वो हार्श होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर कम जातियाँ ग्रो करती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोअर लैटिट्यूड्स की ओर आते हैं, हम निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर आते हैं, हम इक्वेटर की ओर आते हैं, तो हमें वहाँ पर जलवायु में जो है वो अनुकूलता अधिक मिलती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। तो जातियाँ जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से वहाँ पर रह सकती हैं। तो इसलिए भी लैटिट्यूडिनल जो डाइवर्सिटी ग्रेडियंट है वो बन जाते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पोल्स पर चूंकि तापमान कम होता है, स्थितियाँ शुष्क होती हैं और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियों का ग्रो कर पाना संभव नहीं होता। तो वहाँ पर कुछ जातियाँ ही ग्रो करती हैं, कुछ फैमिलीज़ के पादप ही वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर जैव विविधता कम हो जाती है। It is clear that climatic tolerance can limit species distribution. It appears that species are often absent from areas whose climate they cannot tolerate. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जातियों की जो सहनशीलता की क्षमता होती है वो भी इसमें सम्मिलित है। कुछ जातियां जो होती हैं वो प्रतिकूल वातावरण को, जो प्रतिकूल जलवायु को आसानी से सहन कर लेती हैं, टॉलरेट कर लेती हैं, वो तो वहाँ ग्रो करती हैं। और बहुत सारी जातियां ऐसी होती हैं जो इनको सहन नहीं करती, तो इसलिए अधिकांश जातियां वहाँ से माइग्रेट हो जाती हैं, वहाँ पर ग्रो ही नहीं करती, तो उस क्षेत्र से अनुपस्थित हो जाती हैं। तो ये जातियाँ केवल उन्हीं स्थानों पर इजीली या आराम से ग्रो करती हैं, विकसित होती हैं, जहाँ पर उनके लिए वातावरण, जहाँ पर उनके लिए जलवायु या क्लाइमेट अनुकूल होता है। क्लाइमेट स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, जलवायु स्थायित्व परिकल्पना। सिमिलरली टू द क्लाइमेट हार्शनेस हाइपोथेसिस, climate stability is suggested to be the reason for the latitudinal diversity gradient।
जिस प्रकार से क्लाइमेट हार्शनेस हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि जलवायु का अनुकूल ना होना जैव विविधता ग्रेडियंट को बनाता है, उसी प्रकार जलवायु का स्थायी होना, किसी क्षेत्र के अंदर लंबे समय तक एक ही प्रकार की जो जलवायु है जब वो बनी रहती है, जो पादपों के अनुकूल होती है, तो वहाँ पादप जातियाँ हमें अधिक मिलती हैं। अगर अनुकूल जो जलवायु है, अगर अनुकूल वहाँ पर क्लाइमेट है और वो लंबे समय तक बना रहे तो वहाँ पर अधिक जातियाँ विकसित होंगी, और अगर हार्श क्लाइमेट लंबे समय तक मिले तो धीरे धीरे वहाँ पर जातियों की संख्या जो है कम हो जाएगी। तो ये भी हमें जो है लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट को वो कैसे विकसित होता है उसके बारे में स्पष्ट करता है। द मैकेनिज्म फॉर दिस हाइपोथेसिस दैट व्हाइल ए फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट में इंक्रीज द एक्सटेंशन रेट फॉर द precludes specialization to constant environment can allow species to specialize on predictable resources, allowing them to have narrow nicks and facilitating speciation। तो जिस हम ये भी यहाँ पे इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर्यावरण, यहाँ पर एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी तापमान बहुत ऊंचा चला गया, कभी तापमान बहुत कम हो गया, कभी बरसात अधिक होगी, कभी बरसात कम होगी, आर्द्रता की मात्रा में परिवर्तन होते रहते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जातियाँ छोटे छोटे समूह बना लेती हैं। वहाँ पर निच या निक्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन जहाँ पर ये अवस्थाएं अनुकूल रहती हैं, तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते, वहाँ पर एक बड़े क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियाँ रहने लगती हैं, अर्थात उन क्षेत्रों में जैव विविधता बढ़ जाती है। द फैक्ट दैट temperate regions are more variable both seasonally and over geologically time scales suggested that temperate regions are thus expected to have less species diversity than the tropics। तो ऐसा देखने में आया है कि जो टेम्परेट जैसे शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वो हम कह सकते हैं कि सीजनली उनमें चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर हमें अधिक मात्रा में सीजन देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो टेम्परेट रीजन है वो वहाँ पर जातियाँ कम पाई जाती हैं, वहाँ जातियों की विविधता कम देखने को मिलती है अगर हम इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से कंपेयर करते हैं। अब आ जाएं हम स्पेशल हाइपोथेसिस या एरिया हाइपोथेसिस के बाद दूसरी हाइपोथेसिस जो है दैट इज हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस। यह ऐतिहासिक या हम कह सकते हैं उद्विकासीय प्रकार की परिकल्पना है जो हमारे इतिहास और उद्विकास पर निर्भर है। There are three main hypotheses that are related to historical and evolutionary explanation for the increases of species diversity towards the equator। तो इसके अंदर भी तीन उप परिकल्पनाएं या परिकल्पनाएं सम्मिलित की गई हैं जो हमें ये बताती हैं कि किस प्रकार से जातियां जो हैं वो इक्वेटर की ओर अधिक विविधता दर्शाती हैं, ट्रॉपिक्स की ओर अधिक विविधता दर्शाती हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये हिस्टोरिकली और हमारी जो इवोल्यूशनरी जो एविडेंसेस हैं उन पर निर्भर करती है। इसमें पहली कौन सी है? इसमें तीन इंक्लूड है। पहली कौन सी है? द हिस्टोरिकल परटर्बेशन हाइपोथेसिस। ये क्या कहती है? द हिस्टोरिकल परटर्बेशन हाइपोथेसिस proposes the low species richness of higher latitude is a consequence of an insufficient time period available for species to colonize or recolonize areas because of historical perturbations such as glaciations। होता क्या है कि पुराने समय में अगर हम जब से पृथ्वी बनी है उसके बाद के अगर हम काल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत रही है, यहाँ पर वातावरण में या हम कहते हैं कि स्थानीय परिवर्तन जो है क्लाइमेट में, जलवायु में बहुत तेज़ी से परिवर्तित होते रहे हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये लो जो हमारे जो मतलब हम कह सकते हैं कि हायर लैटिट्यूड्स जो है, जो हमारे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें हम ये देखते हैं कि जातियों को विकसित होने के लिए समय नहीं मिलता, जातियां अभी वहाँ पर ग्रो करना प्रारंभ करती हैं और क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो हिस्टोरिकली भी ये हम देख सकते हैं कि जब जातियों को ग्रो करने का समय नहीं मिलता, कभी तापमान बहुत ठंडा हो गया, कभी तापमान बहुत गर्म हो गया, तो तेज़ी से ये परिवर्तन होते रहते हैं जिसके कारण से वहाँ पर कम जैव विविधता मिलती है। तो हायर जो हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं, जो हमारे अक्षांश हैं, जो उच्च अक्षांश हैं, उन पर कम जैव विविधता देखने को मिलती है। दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट डाइवर्सिटी इन द टेम्परेट रीजन्स हैज़ नॉट येट रीच्ड इक्विलिब्रियम एंड दैट द नंबर ऑफ स्पीसीज इन टेम्परेट एरियाज विल कंटिन्यू टू इंक्रीज until saturated। ये हाइपोथेसिस हमें ये भी स्पष्ट करती है कि शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर जो विविधता है वो अभी एक
उच्च स्तर तक, एक जब उसकी पीक जो होती है वहाँ पर नहीं पहुँची है, तो वहाँ पर भी अभी भी हमें जातियों के अंदर जो है वो उसकी विविधता के अंदर हम एक बढ़ोतरी देखते रहते हैं, परिवर्तन जो है वो देखते रहते हैं। वहाँ पर अभी भी कम संख्या के अंदर जैव विविधता है अगर हम ट्रॉपिक से कंपेयर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो अपनी एक इक्विलिब्रियम अभी स्थापित नहीं कर पाई हैं, एक अपनी पीक स्थापित नहीं कर पाई हैं। The evolutionary rate hypothesis. The evolutionary rate hypothesis argues higher evolutionary rates in the tropics have caused higher speciation rates that thus increase diversity at low latitudes. तो ये जो हमारी उद्भव जो परिकल्पना है, उद्भव की दर की जो परिकल्पना है, वो हमें ये बताती है कि जिन क्षेत्रों में इवोल्यूशन अधिक होता है, जिन क्षेत्रों में उद्विकास अधिक होता है, उन क्षेत्रों के अंदर हम कह सकते हैं कि जातियों के अंदर विविधता अधिक पाई जाती है। एक जाति से दूसरी जाति का बन जाना ये उद्विकास कहलाता है। तो जहाँ पर इनकी दर तीव्र होती है तो वो वहाँ पर अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो उद्विकास या इवोल्यूशन की अधिक दर कहाँ पर पाई जाती है? ट्रॉपिकल क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। वो हम लो लैटिट्यूड्स पर देख सकते हैं, निम्न अक्षांशों पर हम उनको देख सकते हैं। तो इसलिए जो जैव विविधता है, जो जातियों की विविधता है, वो हमें इन क्षेत्रों के अंदर, ट्रॉपिक्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। हायर इवोल्यूशनरी रेट्स in the tropics have been attributed to higher ambient temperatures, higher mutation rates, shorter generation time and or faster physiological process and increased selection pressure from other species that are themselves evolving. जो उद्विकास की जो उच्च दर है, जो हम टॉपिक्स के अंदर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर देखते हैं, वो और क्या दिखाती है? वहाँ पर हम वहाँ देखते हैं कि हायर एम्बिएंट टेम्परेचर है, वहाँ पर उच्च प्रकार का जो है वो उच्च तापमान वहाँ देखता है। वहाँ म्यूटेशन की दर भी क्या होती है? वो उच्च होती है। और जातियाँ जो हैं, पीढ़ियाँ जो हैं, वो शॉर्ट समय के लिए वहाँ पर ग्रो करती हैं और फिर नष्ट हो जाती है, क्योंकि परिवर्तन हो जाता है वहाँ पर, उनमें इवोल्यूशन हो जाता है। उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो तीव्र गति से चलते हैं और जातियों के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर जो है वो अधिक होता है, अर्थात स्वयं को अनुकूलित करने का जो प्रेशर है वो अधिक पाया जाता है। तो ये आपस के अंदर जब इस प्रकार से कंपटीशन और ये सब चीज़ें अधिकता के अंदर होती हैं, तो ऐसे में जातियाँ तेज़ी से इवोल्व होती हैं, तेज़ी से उद्विकसित होती हैं। तो इस कारण से भी हम टॉपिक्स के अंदर जो है वो अधिक जैव विविधता को देखते हैं। तीसरी हाइपोथेसिस है द हाइपोथेसिस ऑफ इफेक्टिव इवोल्यूशनरी टाइम, प्रभावी उद्विकासी समय की परिकल्पना। द हाइपोथेसिस ऑफ इफेक्टिव इवोल्यूशनरी टाइम assumes that diversity is determined by the evolutionary time under which ecosystem have existed under relatively unchanged condition and by evolutionary speed directly determined by effects of environmental energy on mutation rates, generation times and speed of selection. ये परिकल्पना हमें क्या बताती है कि इवोल्यूशनर की जो दर होती है, जो उद्विकास की दर होती है, वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है जो हमारे पर्यावरणीय ऊर्जा है, जिसे हम तापमान भी कहते हैं, म्यूटेशन की जो रेट है उस पर, या जनरेशन टाइम्स, कितने समय तक पीढ़ियाँ टिकी रहती हैं उस पर, या स्पीड ऑफ सिलेक्शन, कितने समय में जो जातियाँ उस क्षेत्र को अपने अनुकूल बनाती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो इवोल्यूशन की दर को निर्धारित करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये परिकल्पना हमें क्या बताना चाहती है? कि ये परिकल्पना हमें यह बताना चाहती है कि इवोल्यूशनरी टाइम जो है वो यह बताता है कि कितनी हमें जैव विविधता वहाँ पर देखने को मिलेगी, कितनी जैव विविधता वहाँ, यानी जितनी जल्दी इवोल्यूशन की दर होगी, जितनी तेज़ी से नई जातियाँ विकसित होंगी, उतनी तेज़ी से उस क्षेत्र के अंदर जैव विविधता की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। It differs from the most other hypotheses in not postulating an upper limit to the species richness set by various abiotic and biotic factors. यह दूसरी परिकल्पनाओं से इसलिए भी अलग है क्योंकि यह जैविक और अजैविक कारकों पर निर्भर नहीं करती, यह इवोल्यूशनरी रेट पर निर्भर करती है और उसके समय पर, कितने समय में इवोल्यूशन होता है उसके ऊपर ये निर्भर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हाइपोथेसिस में इवोल्यूशनरी टाइम को अधिक महत्व दिया गया है। इट डज एक्सेप्ट दैट मैनी अदर फैक्टर्स में प्ले ए रोल इन काउजिंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन स्पीसीज रिचनेस एज वेल। इन सब के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे दूसरे कारक भी जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट
में अपना रोल निभाते हैं। हमें जो जातियों की रिचनेस है, जो स्पीसीज़ की अधिकता है, जो हमें बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमें ग्रेडियंट देखने को मिलते हैं, उनमें अन्य कारकों का रोल भी हो सकता है। अब तीसरी जो है वो दैट इज बायोटिक हाइपोथेसिस। जैव परिकल्पना क्या कहती है? बायोटिक हाइपोथेसिस क्लेम ecological species interaction such as competition, predation, mutualism and parasitism are stronger in the tropics, and this interaction promotes species coexistence and specialization of species, leading to greater speciation in the ट्रॉपिक्स। जैव जो परिकल्पना है वो हमें यह बताती है कि ट्रॉपिक्स के अंदर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो जातियों के मध्य जो कंपटीशन है, जो शिकार है, जो म्यूचुअलिज्म है, परस्पर सहयोग से रहने की जो उनका जीवन है वो है, पैरासाइटिज्म है, परजीविता जैसे आपसी संबंध देखने को मिलते हैं। ये जितने अधिक स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिक्स में होते हैं उतने किसी और क्षेत्र में देखने को नहीं मिलते। तो जितने अधिक ये संबंध आपस में इनके अधिक पाए जाएंगे, अधिक स्ट्रॉन्ग होंगे, अधिक मजबूत होंगे, उतनी अधिक जैव विविधता वहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर एक जाति अधिक मात्रा में वहाँ पर विकसित हो रही है तो उस पर निर्भर दूसरी जाति की संख्या भी अपने आप बढ़ जाती है। तो जितने प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे उतने ही प्राइमरी कंज्यूमर्स ज़्यादा वहाँ पर हो जाएंगे, और जब ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर्स अगर वहाँ पर उपलब्ध हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स उनका भक्षण करें, उन पर जीविता करें, उनको नष्ट भी करें, तो भी वो इतनी संख्या के अंदर वहाँ पर बचे रहते हैं कि वो वहाँ की जैव विविधता को बनाए रखते हैं। थैंक यू सो मच।